हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिटेल लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर द कमिंग एग्जाम, दैट इज एनी जेयूई एग्जाम। अब जरा देखते हैं आज हम सेशन में क्या लेकर चलने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द न्यू टॉपिक दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। इसका मतलब ये कि हम अभी तक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में रॉ वाटर इंजीनियरिंग का पोर्शन स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, और इन दिस लेक्चर आज हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी पैरामीटर्स ऑलरेडी सारे खत्म कर चुके हैं, दैट इज दी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, सब कुछ जो है वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दिस सेशन, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आपको मिलने वाली है कंप्लीट टेक्निकल की यूट्यूब पर ही सारी की सारी क्लासेस। दैट इज एवरीडे 4 PM पर आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा होगा। 5:30 बजे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस मिल रही है हर्षित सर के द्वारा। शाम को 6:30 बजे आपको रेलवे इंजीनियरिंग की क्लासेस मिल रही होंगी, और क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग आपको दिन में 12 बजे मिल रहा होगा। सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ये सेशन अटेंड करने से कुछ भी नहीं होगा। मंडे टू फ्राइडे आप जितना पढ़ रहे हो, अगर इसमें से कहीं पर भी कोई डाउट अगर आपको आता है, हम उस डाउट पर काम करते हैं। सो एवरी सैटरडे वी कंडक्ट दिस डाउट सेशन, जहां पर हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं लाइव और डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी दी मोस्ट, आप मान के चलिए, द क्रीमी पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन मोड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चे की प्रिपरेशन में, कि कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोफाइल दैट यू ऑल कैन सी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे ऑन टू दी पार्ट। आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के ऊपर। अच्छा, एक छोटी सी जरा कंडीशन आप सोचिएगा कि हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है कुछ इस तरह का पानी जिसमें हमें किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं चाहिए, किसी भी तरह की कोई इंप्यूरिटी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें होती है कुछ इतने अलग अलग तरह की इंप्यूरिटीज। हमने केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ा, तो चाहे आप रेसिडुअल क्लोरीन की बात कर लो, चाहे आप केमिकल सब्सटेंसेस की बात कर लो, ये सारे के सारे हमारे कितने सारे केमिकल सब्सटेंसेस होंगे जो पानी के अंदर पाए जा सकते हैं। दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन पानी में ये हो जरूर सकते हैं। अब बात ये आती है, ये सब के साथ साथ हमारे पानी के अंदर सेडिमेंट पार्टिकल्स की बात कर लो, ये सब भी फिजिकली हमारे पानी के अंदर पाए जा सकते हैं। और फिर बात आती है, देयर कैन बी द बैक्टीरियाज इन द वाटर। तो अगर ये बैक्टीरियाज पानी में है, मतलब पानी के अंदर हमारे पास कोई ऐसा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जो फिर हमारे लिए मुसीबत और प्रॉब्लम बन सकता है। तो बात ये आती है, किसी भी कंज्यूमर को ऐसा पानी पहुंचाने से पहले हमें जरूरत पड़ेगी उस पानी को ट्रीट करने की। अब बात ये आती है, सर ये रेसिडुअल क्लोरीन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पार्टिकल्स हो गए, सेडिमेंट्स हो गए, केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, ये सब अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक्चुअली में जब हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में इतने अलग अलग तरह के प्रोसेसेस भी करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सके कि हम पानी को कंप्लीटली क्या कर सके, ट्रीट करके उसे हम बिल्कुल पीने योग्य बना सके। सो व्हाट हैपेंस इज, हर इंप्यूरिटी अपने आप में एक अलग प्रकार की है, तो उस इंप्यूरिटी को रिमूव करने के लिए उतने ही अलग प्रकार के ट्रीटमेंट प्रोसेसेस भी करने पड़ेंगे। तो एक आपको बहुत बेसिक सी बात ध्यान रख के चलनी पड़ेगी कि हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोसेसेस भी उतने ही प्रकार के होंगे। सिंस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज इन वाटर लाइक सस्पेंडेड सॉलिड, कोलोइडल पार्टिकल, कलर, डिसॉल्व सॉलिड, माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई भी बात कर लो आप, विल नीड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस इन सबको रिमूव करने के लिए। व्हेन वाटर ऑफ सम क्वालिटी विच इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड, हमारे पास अगर वो कुछ ऐसी क्वालिटी का, उसे ऐसी क्वालिटी में लाना पड़ेगा। अगर हमें उसे ऐसी क्वालिटी में लाना पड़े, तो उस केस में व्हाट वी विल नीड टू डू इज, हमें यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमें यहां से यहां तक आने में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए, जो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, वो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। कैसे बांट दिया गया है? कुछ होते हैं हमारे पास यूनिट ऑपरेशंस,
सम आर बेसिकली रेफर्ड एज यूनिट ऑपरेशंस, सम आर रेफर्ड एज यूनिट प्रोसेसेस। ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जिनमें सिर्फ फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते, उन सभी को कहा जाता है यूनिट ऑपरेशंस। तो हमारे पास रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज बाय द फिजिकल फोर्सेस ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, जैसे छान के पानी बाहर ले लिया, पार्टिकल्स को नीचे बिठा दिया, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, किसी चीज से छान लिया, फ्लोकुलेशन इज अगेन पार्टिकल का आपस में कंबाइन हो जाना। हमारे पास कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, ऐसे टाइप के प्रोसेसेस को कहा जाता है यूनिट ऑपरेशन। लेकिन अगर हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान अगर कोई केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोएगुलेशन है, अलग अलग तरह के, ये सब पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे, तो अलग अलग तरह के अगर केमिकल्स आपस में मिलते हैं और फिर कोई नया प्रोडक्ट बनता है जिससे हमारा इंप्यूरिटीज रिमूव हो रही है, तो आइदर इट इज द डिसइंफेक्शन प्रोसेस और द कोएगुलेशन या सॉफ्टनिंग या एरेशन या कोई भी करा लो आप प्रोसेस, अगर आपके पास केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो हमारे पास दैट विल बी रेफर्ड एज द यूनिट प्रोसेस। क्या कहलाएगा वो? यूनिट प्रोसेस कहलाएगा। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो है, बिल्कुल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास हमें बायोलॉजिकल प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। लेकिन व्हाट हैपेंस इज, हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर क्या कर लिया, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम बैक्टीरिया को मारते हैं, जरा ध्यान से समझना, हम यहां पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। बैक्टीरिया आर किल्ड हियर। तो हमारे पूरे के पूरे रॉ वाटर ट्रीटमेंट के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया ही तो था एक, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम था, उसको हमने केमिकली मार दिया। तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर यूजुअली यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेसेस ही होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस हमें कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक्चुअली जो प्रोसेस होता है वो बैक्टीरिया की मदद से होता है। सर क्या कह रहे हो ये कि बैक्टीरिया की मदद से होगा? बैक्टीरिया क्या कर देगा ऐसा? भाई बैक्टीरिया ऐसे प्रोसेसेस कराता है जिससे पानी में पाए जाने वाली गंदगी भी खत्म हो जाती है। लेकिन वो कौन सी गंदगी? वो वेस्ट वाटर में पाई जाने वाली गंदगी। तो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के दौरान बैक्टीरिया की मदद ली जाती है उस ऑर्गेनिक मैटर को, उस गंदे ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली डीकंपोज कराने के लिए। तो वहां पर कोई फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं हुए, वहां पर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज कराने के लिए। तो फिर बात आती है कि हमारे पास हमारे वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू ट्रीट वेस्ट वाटर एंड नॉट रो वाटर। रो वाटर की जरूरत इसकी पड़ती नहीं है। क्या किया जाता है यहां पर? बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोम वेस्ट इज डीकंपोज्ड। ये सारे ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जो हैं ये सब कहां में आते हैं? ठीक है, ऑल यूनिट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सारी यूनिट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम आती है। तो हमारे पास अगर हमें इन सारी इंप्यूरिटीज को निकालना है जो अलग अलग तरह की हैं, अगर निकालना ही है और एफिशिएंटली निकालना है, तो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को इस तरह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे पास हम सिक्वेंशियली और लॉजिकली इस तरह आगे बढ़ते चले जाएं कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मोस्ट एफिशिएंट निकल कर आए। तो हर अलग तरह की इंप्यूरिटी को अलग तरह के प्रोसेस में रिमूव किया जाएगा जहां पर उसकी बेस्ट सुटेबिलिटी निकल कर आती है। और अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे पास ऑन टू दी वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट, दैट इज दी स्क्रीनिंग ऑफ रॉ वाटर। ये ठीक उसी तरह है कि जब आप चाय पीने के लिए चाय को छाना जाता है तो उसे छानना जो हम कह रहे हैं दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज स्क्रीनिंग। क्यों कर ली हमने छाना क्यों? हमें क्योंकि चाय पीने का मजा लेना था तो हमने चाय छान ली। अभी हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होता है, जब पानी किसी रिवर के सोर्स से ट्रीटमेंट प्लांट में एंटर करता है तो वहां पर इतनी सारी इंप्यूरिटीज आती है जो कि फ्लोटिंग इंप्यूरिटीज होती है, जो कि बड़ी साइज की इंप्यूरिटीज होती हैं। अगर हमने उनको पहले रिमूव नहीं किया तो वो पूरे ट्रीटमेंट प्लांट भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूनिट्स के अंदर हिंड्रेंसेस पे जो है वो कॉज करेगी, रुकावटें पैदा करेगी। कई सारी ऐसी हमारे पास समस्याएं हो सकती है, कई सारी ट्रीटमेंट यूनिट्स है हमारे पास जो कि हमारे पास जाम हो सकती है, जो कि हमारे पास नॉन फंक्शनल हो सकती है। ऐसी बड़ी बड़ी इंप्यूरिटीज अगर वहां पर जाकर स्टक हो जाती है तो
तो सबसे पहला काम लार्ज और फ्लोटिंग इंप्यूरिटीज को सबसे पहले सिस्टम से बाहर कर देना, ताकि हम आगे के प्रोसेसेस बेहतर तरीके से करा सके। इसलिए हम सबसे पहले पानी को छानते हैं। सेम उसी तरह चाय का मजा लेना था, चाय को हमने छान लिया, पत्ती अलग कर दी, अब हम चाय का मजा ले रहे हैं। सेम चीज यहां पर है हमारे पास। तो बात यह आती है, स्क्रीनिंग जनरली कैसे पानी के लिए की जाएगी? ऐसा पानी जिसके अंदर ये लार्ज और फ्लोटिंग इंप्यूरिटीज होने के चांसेस होते हो। कहां से मिलेगी? अगर जमीन के अंदर से बोरिंग होल से पानी निकाला तो उसमें बड़ी बड़ी इंप्यूरिटीज नहीं आती, लेकिन अगर कोई नदी से पानी बहता हुआ ट्रीटमेंट प्लांट में आ रहा है तो लोग तो यही करते हैं ना कि भाई नदी के अंदर जितनी भी गंदगियां डाल दो, चली जाएगी यहां से बहते हुए, अपना कचरा साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो जाएगी, ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगी। जितने भी सरफेस वाटर सोर्सेज होते हैं उसके अंदर लार्ज और फ्लोटिंग इंप्यूरिटीज पाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो स्क्रीनिंग भी उनके लिए ही कराया जाता है। इट इज जनरली अडॉप्टेड टू रिमूव द लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स एंटरिंग इनटू द ट्रीटमेंट प्लांट। ध्यान रखिएगा इस बात का, स्क्रीनिंग प्रोसेस इज जनरली अडॉप्टेड फॉर सरफेस वाटर सोर्सेज ओनली, ध्यान रखिएगा, एंड नॉट फॉर द ग्राउंड वाटर सोर्सेज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेता है और घुमा फिरा के पूछ लेता है कि एक सरफेस वाटर सोर्स है, इनमें से कितने कितने ट्रीटमेंट कराने पड़ेंगे, कौन कौन से ट्रीटमेंट कराने पड़ेंगे। धीरे से स्क्रीनिंग का ऑप्शन किसी न किसी में से गायब कर देगा। यू विल हैव टू जज कि कैसे आप इसको आंसर कर सकते हैं। अब ये स्क्रीनिंग जो है वो हमें लगाना है, तो ये एक तरीका है जिसमें कि हमारे पास यहां से पानी आ रहा है, स्क्रीनिंग हमने लगा दी, यहां पे सारी बड़ी बड़ी इंप्यूरिटीज को निकाल लेगा, यहां पे डंप कर देगा, पानी आगे साफ चला जाएगा। अगर एक्चुअल में देखना है कि कैसा दिखता होगा फील्ड पर, तो ये ऐसा दिखाई देता है। इधर से पानी आ रहा है, हमारे पास स्क्रीन्स लगी, मतलब बार्स लगी हमारे पास, और यहां से पानी आगे चला जाएगा, सारा कचरा यहां रुक जाएगा। हम इस स्क्रीन को यहां से उठाकर सारे कचरे को अलग कर देंगे, हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। हमारे पास व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ स्क्रीनिंग बाय रॉ वाटर दो तरीके से की जा सकती है। वन इज रेफर्ड एज कोर्स स्क्रीन, वन इज रेफर्ड एज फाइन स्क्रीन। तो हाउ डज अ फाइन स्क्रीन वुड लुक लाइक, हाउ डज अ कोर्स स्क्रीन वुड लुक लाइक, इसको जरा समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर इन स्क्रीन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन दिस केस कि हमारे पास ये एक स्क्रीन है, बार्स है, सेट ऑफ बार्स है, इन्हें प्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास एक पूरा जाल बन गया जिसे हमने स्क्रीन कह दिया। चाय की छन्नी इससे बहुत बारीक होती है, ये हमारे पास रो वाटर ट्रीटमेंट के लिए। तो होता क्या है इसके अंदर कि हमारे पास यहां पर ये स्पेसिंग सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास यहां पर जो बार का डाया होगा, ठीक है, जो डाया ऑफ बार्स, ऐसे यहां पर लिखने के बजाय आई वुड राइट इट हियर, कि हमारे पास यहां पर जो डाया ऑफ बार्स है, इट इज गोइंग टू रेंज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 mm, 10 से 20 mm तक हमारे पास ये रेंज कर जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें, ये होती है हमारे पास स्पेसिंग, तो स्पेसिंग बिटवीन दी बार्स इज यूजुअली इक्वल टू 20 to 100 mm, 20 से 100 mm के बीच तक हमारे पास ये स्पेसिंग जाती है। अगर ऐसा है तो इसमें क्या होगा, जो छोटी छोटी इंप्यूरिटीज हैं वो तो यहां से पास कर जाएंगी, वो तो यहां से पास कर जाएंगी, लेकिन लार्ज इंप्यूरिटीज हैं, जो हमारे पास लार्ज इंप्यूरिटीज हैं, वो लार्ज इंप्यूरिटीज यहां पर रुक जाएंगी। तो सर हमें क्या करना चाहिए, छोटी इंप्यूरिटीज रोकना है या बड़ी इंप्यूरिटीज रोकना है? छोटी इंप्यूरिटीज रोकना चाहो तो यहां पर लगा दो नैनो फिल्टर, और नैनो फिल्टर लगाकर दुनिया भर की सारी इंप्यूरिटी यहां रोकना चालू कर दो। ऐसे में क्या होगा, हर 2 पल के अंदर पूरा का पूरा फिल्टर चोक होना चालू हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट द प्रोसेस टू बी कंटिन्यूड। तो हम पहले
बड़ी बड़ी इंप्यूरिटी रिमूव कराएंगे, छोटी छोटी इंप्यूरिटी के लिए आगे कोई दूसरी प्रोसेस करा लेंगे, फिर और आगे कोई दूसरी प्रोसेस करा लेंगे, सो दैट द सिस्टम बिकम्स कंटिन्यूअस एंड एफिशिएंट। तो शुरुआत से ही हमें क्या करना है, सब कुछ एक साथ रिमूव करने की कोशिश नहीं करना है। सेम तुम्हारी तैयारी के अंदर है, प्रिपरेशन दौरान जिस दिन तुमने सोचा कि तैयारी आज चालू करना है, आज ही पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आज ही सारी किताब उठा के पढ़ ली, नहीं, गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सिलेबस देखा, फिर जो है वो आपने देखा कि भाई क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितने प्रीवियस पेपर है, वो एक तरीका होता है। सेम चीज यहां पर भी हमारे पास, तो लार्ज इंप्यूरिटीज यहां पर रिमूव की जाती है, छोटी इंप्यूरिटीज को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ हमारे पास फाइन स्क्रीन, तो फाइन स्क्रीन के केस में इफ आई से कि दिस इज हाउ द फाइन स्क्रीन वुड लुक लाइक, तो फाइन स्क्रीन के अंदर हमारे पास स्क्रीन थोड़ी सी बारीक हो जाती है। सो दिस इज हाउ द फाइन स्क्रीन वुड लुक लाइक। कैसे दिखाई देगी हमारे पास, बहुत ही ज्यादा बारीक दिखाई दे रही है। तो यहां से आपको समझना है कि यहां पे जो डाया ऑफ बार्स है, जो डाया ऑफ बार्स है वो हमारे पास यूजुअली लेस देन 10 mm के बराबर होता है। और जो यहां पर स्पेसिंग बिटवीन दी बार्स है, ठीक है, तो हमारे पास ये स्पेसिंग जो है, दिस स्पेसिंग इज लेस देन, या फिर कह सकते हैं नियर अबाउट 10 से 20 mm के बराबर, 10 से 20 mm के बराबर की इनकी स्पेसिंग होती है। तो यहां पर हमारे पास फाइन स्क्रीन लगा देंगे तो फाइन स्क्रीन में क्या होगा, बहुत जल्दी चोकिंग होने के चांसेस हैं। फाइन स्क्रीन को प्रेफर कम किया जाता है एज कंपेयर टू दी कोर्स स्क्रीन, क्योंकि बहुत जल्दी चोक हो जाएगी। ट्रीटमेंट प्लांट में पानी आगे बहेगा ही नहीं, तो फिर मतलब क्या निकला लगाने का। तो इससे अच्छा कुछ काम हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर छोटी छोटी इंप्यूरिटीज भी जो है वो ट्रैप होना चालू हो जाती है। छोटी छोटी इंप्यूरिटीज है वो भी ट्रैप होना चालू हो जाती है। बड़ी इंप्यूरिटीज तो ट्रैप होती ही होती है, छोटी इंप्यूरिटी भी ट्रैप होती है, तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत होना चालू हो जाती है, चोकिंग जो है वो फ्रीक्वेंट हो जाती है। हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास दिस इज द कोर्स स्क्रीन और हमारे पास दिस इज द फाइन स्क्रीन। तो हमारे पास जनरली वी प्रेफर द कोर्स स्क्रीन, बट इफ द फाइन स्क्रीन आर अटैच्ड विथ मैकेनिकल इक्विपमेंट देन फाइन स्क्रीन इज प्रीफर्ड। अब ये क्या मतलब होता है कि मैकेनिकल इक्विपमेंट से अटैच्ड है, मतलब कि अगर हमारे पास जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कन्वेयर बेल्ट, इफ यू कैन सी कन्वेयर बेल्ट लगा है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंट चोकिंग होने के चांसेस बनेंगे ही नहीं। इंप्यूरिटी आई, इस पर टकराई, रुक गई, ये स्क्रीन धीरे धीरे ऊपर चल रही है, तो हमारे पास खाली होती चली जाएगी, वापस आती चली जाएगी। मैकेनिकल आपने अगर मान लो कि कन्वेयर बेल्ट लगाकर आपने स्क्रीन को मूव कराना चालू किया, तो वो हमारे पास जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो बात ध्यान रखिएगा, जनरली वी प्रिफर कोर्स स्क्रीन, बट इफ fine screens are attached with mechanical equipment then fine screen is preferred। बात ध्यान रखिएगा। एक और बात जो आपको ध्यान रखना है, जनरली all the screens are inclined at an angle of 45 degree to 60 degrees और 3 to 6 vertical is to 1 horizontal gradient for providing more area to flow and to reduce velocity। तो इससे होगा क्या, अगर आपने स्लोप पर रख दिया कैसा दिखाई देगा, it would look like somewhat like this। अगर आपने स्लोप पर रख दिया तो स्लोप पर रखने पर व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, जरा देखिएगा आप, अगर आपने स्लोप पर रख दिया, ठीक है, तो आपके पास सिचुएशन बन जाएगी, यहां पर देख लेते हैं कि हमारे पास अगर स्लोप आपने बढ़ाया तो हमारे पास एरिया ऑफ डिस्चार्ज बढ़ेगा। एरिया ऑफ डिस्चार्ज बढ़ेगा तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ
फ्लो कम होगा तो हमारे पास पार्टिकल्स रिमूवल ज्यादा अच्छा होगा और साथ में हम कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीनिंग भी जो है वो बढ़ेगी। ये हमारे पास हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे पास इफ वर्टिकली प्लेस होने पर दिक्कत क्या आती है? एकदम बिल्कुल खड़ी रखी है स्क्रीन, कचरा कैसे निकालोगे? रिमूवल ऑफ द डस्ट या फिर रिमूवल ऑफ द इंप्यूरिटीज इज डिफिकल्ट। पहली चीज तो ये है, ठीक है। हमारे पास जो है हम कह सकते हैं क्लीनिंग या फिर हम कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ स्क्रीन क्लीनिंग ऑफ स्क्रीन इज डिफिकल्ट। और हमारे पास यहां पर वर्टिकली प्लेस कर दी तो हमारे पास एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इंक्लाइन प्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास बेटर फॉर क्लीनिंग और साथ में हमारे पास जो एरिया ऑफ फ्लो है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा, उससे हमारे पास हमारी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी निकल कर आ जाएगी। अगर देखा जाए यहां पर तो आपके पास जो लॉस ऑफ हेड है, मतलब भाई इंप्यूरिटीज डिपॉजिट होती है तो कुछ एनर्जी में लॉस आएगा ना। पानी अच्छी खासी एनर्जी से आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी थी, पार्टिकल आगे रुक गए, आगे यहां पे डिपोजिशन मिल रहा है, तो पानी हमारे पास जो है वो कुछ रेजिस्टेंस डेवलप करेगा जिससे कुछ एनर्जी में लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑफ हेड इज इक्वल टू, एनर्जी को हेड के टर्म में कहा जा सकता है, तो लॉस ऑफ हेड इज इक्वल टू के बाय 2g ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हमारे पास u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जहां पर अगर हम कहें तो व्हाट u कैन बी रेफर्ड एज, हमारे पास यहां पर इसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास हमारा जो वेलोसिटी है उसकी किसकी बात कर रहे हैं हम? हमारे पास जो वेलोसिटी है भाई फ्लो होने के बाद, चलो ठीक है इसको पहले देख लेते हैं। हमारे पास यहां पर जो v है, v कैन बी रेफर्ड एज हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लो आफ्टर पासिंग स्क्रीन, आफ्टर पासिंग स्क्रीन, और u हो जाता है हमारे पास अप्रोच वेलोसिटी। तो कितनी एनर्जी लॉस में जा रही है हमारे पास? k अपॉन 2g वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर, वेयर k इज हमारे पास कोई मटेरियल कांस्टेंट होगा जो डिपेंड करेगा कि मटेरियल हमारे पास कैसा है। तो यहां पर अगर देखो आपने कोई स्क्रीन प्लेस करी और इंक्लाइंड है आपके पास, आपकी ये स्क्रीन, ठीक है, और इंक्लाइंड है किस पर? 3 to 6 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकली आप कितना मूव करके हॉरिजॉन्टली कितना मूव किए, तो वो है आपके पास, दिस इज द स्लोप दैट वी हैव, 45 to 60 डिग्री तक एंगल रेंज कर सकता है। तो मान ले 60 डिग्री पर हमने इसे प्लेस किया। अब हमारे पास यहां पर अगर देखें तो स्क्रीन तक पहुंचने की जो वेलोसिटी है उसे मैंने लिखा u अप्रोच वेलोसिटी, और यहां से निकलने जो वेलोसिटी है वो है v। तो हमारे पास जो पानी में कोई इंप्यूरिटी नहीं होती है, कोई उसको रेजिस्ट नहीं करता, तो वो इस वेलोसिटी से निकलता। लेकिन किसने उसकी वेलोसिटी को डाउन कर दिया? वो है हमारे स्क्रीन पर जमा पार्टिकल्स। तो कितनी एनर्जी का लॉस हो गया? k बाई 2g वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर। तो यूजुअली स्क्रीन पर हमारे पास हमेशा लार्ज इंप्यूरिटीज को ही रोकने की कोशिश की जाएगी, बड़ी छोटी इंप्यूरिटीज को रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी। प्रीफर किसको किया जाएगा? हमारे जो भी इंप्यूरिटीज हैं उनमें से कौन से वाले? कोर्स स्क्रीन को प्रीफर किया जाएगा एज कंपेयर टू दी फाइन स्क्रीन।
रखा कैसा जाएगा, वर्टिकल या इंक्लाइंड, इंक्लाइंड रखेंगे, उससे क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया ऑफ फ्लो बढ़ेगा, तो वेलोसिटी डाउन होगी, वेलोसिटी डाउन होगी, उससे हमारे पास क्या होगा, एक तो डिस्चार्ज भी अच्छा जा पाएगा, साथ में हमारे पास एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी मिलेगी हमारे इंप्यूरिटीज के रिमूवल की। तो ये थी हमारे पास कहानी हमारे स्क्रीनिंग की। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि एक्सक्लूसिव लाइव कोर्स हमारे पास सार्थक बैच ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पर लाइव है। अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडिया में कोई भी एई और जेईई एग्जाम को फोकस करना चाह रहे हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर से वी आर रनिंग दी लाइव कोर्सेज, और उसके लिए विजय बैच एक अच्छा ऑप्शन है। आप इंडिया की कोई भी एई और जेईई को फोकस कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एई और जेईई को फोकस कर रहे हैं और अगर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन वीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, तो आप नॉन टेक के महापेक में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका एसएससी जेईई टारगेट है इन द नियर कमिंग 4 मंथ्स, तो आपको जरूरत है इन टेस्ट सीरीज विच आर कंप्लीटली डिजाइन्ड ऑन दी पैटर्न ऑफ एसएससी जेईई, जो कि लास्ट 2 to 3 ईयर के पैटर्न पर है। तो आपको इन टेस्ट सीरीज में एनरोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर दी अपकमिंग एग्जाम। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम और आगे के ट्रीटमेंट प्रोसेसेस पर बात करेंगे। हर एक ट्रीटमेंट प्रोसेस को सिक्वेंशियली देखते चले जाएंगे, फिर एट लास्ट हम ये पता करेंगे कि भाई बेस्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या होना चाहिए किसी भी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर। थैंक यू।